बैंक के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी जेएम फाइनेंशियल पर कार्रवाई का आदेश जारी किया है। क्या है ये आदेश, बता रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। बताइए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि सेबी ने क्या आदेश दिया है। बिल्कुल, सेबी ने ये कहा है कि जो जेएम फाइनेंशियल है वो किसी भी तरह के नए डेट इशू का लीड मैनेजर नहीं हो सकता है, लेकिन जो इशू हाथ में हैं उनको पूरा करने के लिए 60 दिन का वक्त जो है जेएम फाइनेंशियल के पास होगा और 21 दिन के भीतर जेएम फाइनेंशियल को अपनी अगर कोई बात रखनी है, कोई सफाई रखनी है तो वो सफाई जेएम फाइनेंशियल रख सकेगा। साथ ही इस मामले में 6 महीने में सेबी अपनी जांच पूरी करेगा और सेबी का जो ये आदेश है ये अंतरिम आदेश है। सेबी ने एक बड़े कॉर्पोरेट घराने का इशू था और जिसको लेकर के सेबी ने जांच की तो ये पाया कि जो मर्चेंट बैंकर की भूमिका थी, जो ब्रोकर की भूमिका थी और ये दोनों ही भूमिकाओं में एक ही ग्रुप की जो कंपनी थी, जेएम फाइनेंशियल के ही अलग अलग जो विंग थे वो काम कर रहे थे और इस आधार पर सेबी ने अभी अंतरिम आदेश दिया है। अब आरोप क्या लगाए हैं जेएम फाइनेंशियल पर? सेबी की जांच में क्या आरोप है? पहले आरबीआई ने अपनी जांच में जो जेएम फाइनेंशियल की एनबीएफसी कंपनी है उसके ऊपर अपना आदेश दिया था। सेबी ने जो पाया है जांच में वो पाया है कि इशू को इशू को मैनेज करने के लिए सारे जो कड़ियां होती हैं कि इन्वेस्टर भी लाना है, मर्चेंट बैंकिंग भी करनी है, ब्रोकिंग भी करना है, एनबीएफसी का भी काम करना है यानी फंडिंग भी करनी है, सारा काम खुद ही जो है उसकी अलग अलग विंग्स जो है कर रही थी, अलग अलग जो पार्ट हैं कंपनी के वो कर रहे थे। यानी सब्सक्राइबर, सेलर, फंडिंग, अर्जी देना और ब्रोकिंग सारा काम खुद जेएम फाइनेंशियल कर रहा था। जो गंभीर आरोप हैं इस पे, एक तो ये है कि जो मर्चेंट नियमों के हिसाब से देखें तो कि जो मर्चेंट बैंकर्स के लिए सेबी का नियम है उस नियम को तोड़ा गया है। दूसरा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने का आरोप लगाया गया है। ये नियम ये कहते हैं कि किसी भी इशूअर को आप किसी भी इशू को के खरीदने वाले को किसी भी तरह का इंसेंटिव नहीं दिया जा सकता, लेकिन यहाँ पर इस तरह का माहौल बनाया गया था कि जिससे उनको इंसेंटिव मिले। बिल्कुल सर, लेकिन ये जो सेबी ने आरोप लगाए हैं इनमें से कौन सी वो बातें थी जो सेबी को सबसे ज्यादा खटकती हुई दिखी हैं? बिल्कुल, अगर आप देखें तो कई चीजें जो सेबी ने अपने आदेश में लिखा हुआ अंतरिम आदेश में उनके हिसाब से ये चीजें खटकने वाली थी कि जैसे आमतौर पर आप देखेंगे कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके अंदर यूफोरिया आईपीओ में लिस्टिंग गेन में कमाने का बहुत ज्यादा होता है। ऐसा बहुत ही कम या लगभग ना के बराबर होता है कि रिटेल इन्वेस्टर किसी कंपनी के डेट इशू में लोन लेकर के पैसे लगाएं। तो एक सबसे ज्यादा खटकने वाली बात ये लगी। दूसरी बात, आईपीओ में लिस्टिंग गेन की बात समझ में आती है, लेकिन डेट के इशू में जहां होता है आमतौर पर ये मैच्योरिटी तक ये इशू जो है वो जो इन्वेस्टर होता है वो उसको रखता है अपने पास और उसके बाद जो भी उसको कमाई होती है वो होती है। लिस्टिंग गेन का कॉन्सेप्ट डेट की सिक्योरिटीज में आमतौर पर नहीं ही होता है, तो भला इस तरह के माहौल में रिटेल इन्वेस्टर क्यों पैसे लगाने आएगा? दूसरी बात, 10 लाख रुपए का लोन लेकर के 10% जो है कोई 9.5% या 9.35% का यील्ड कमाने के लिए कोई भला रिटेल इन्वेस्टर इसमें पैसे क्यों लगाएगा? एक बात। दूसरी बात, ऐसे लोगों को लोन दिया गया जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से भी कम थी, उन लोगों को 10-10 लाख रुपए का लोन दिया गया। इसमें एक बड़े बैंक की भूमिका की भी जांच की जा रही है कि किस तरह से एक ही ब्रांच से इतने सारे एप्लीकेशंस फंड हुए और उनको प्रोसेस किया गया। बिल्कुल सर, यानी जेएम फाइनेंशियल की मुश्किलें अब और बढ़ती हुई दिख रही हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।